हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड जो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि अगर 12 मंथ तक हो गए शादी को और आप कंटिन्यू कांटेक्ट रख रहे हैं, उसके बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो हम इसमें कौन कौन सा जांच कराते हैं, कौन कौन से जांच इंपॉर्टेंट होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ में, वो सब हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। बट अब हम इसमें देखेंगे एक एक जाँच के बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि उसका कितना वॉल्यूम है, कितनी क्वान्टिटी में है, कितना सीवियरिटी है, उसके अकॉर्डिंग हम किस तरह से ट्रीटमेंट देते हैं। यानी अगर कम है तो उसको हम डाइट से भी ट्रीट कर सकते हैं, अगर मॉडरेट है तो उसको हम मेडिसिन से ट्रीट करेंगे, सप्लीमेंट देंगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो हमें इसमें इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है या फिर कोई दूसरा तरीका इख्तियार करना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले हम सीमेन के बारे में पढ़ेंगे कि उसका जांच हमें कब करवाना चाहिए, कौन से दिन को करवाना चाहिए। तो इसमें सीमेन का जांच कराने से पहले 3 से 4 दिन तक के कांटेक्ट नहीं रखना होता है। उसके बाद सैंपल देना है आपको लैब में जाके, और वहाँ पे फिर उसकी रिपोर्ट जो होती है उसमें नॉर्मल रिपोर्ट क्या होती है और एबनॉर्मल क्या होता है, उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिपोर्ट में किस तरह का हमें उसमें पैरामीटर्स दिया होता है। तो स्पर्म के लिए स्पर्म को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यानी उसमें कौन कौन सी चीज़ को देखा जाता है। 3 चीज़ को देखा जाता है। फर्स्ट जो होता है मॉर्फोलॉजी को देखा जाता है, सेकंड मोटिलिटी को देखा जाता है, थर्ड जो होता है कंसंट्रेशन यानी वॉल्यूम को देखा जाता है, उसका काउंट देखा जाता है। तो मॉर्फोलॉजी जो होता है इसका नॉर्मली प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए उसका मोर देन 4% नॉर्मल होना कंपलसरी होता है, तो ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है। मॉर्फोलॉजी में उसका हेड आ जाएगा, मिड पीस आ जाएगा एंड टेल आ जाएगा। अब हेड अगर नॉर्मल नहीं है, अगर वो राउंडेड है यानी गोल है, तो ऐसी कंडीशन में एग में पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। अगर हेड में डिफेक्ट जो है मोर देन 4% है, तो ऐसी कंडीशन में भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। अब मिड पीस का जो होता है इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो अगर ये भी एबनॉर्मल है तो ऐसी कंडीशन में प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। अब इसी तरह टेल जो है अगर ये राउंडेड है या छोटा है या इसमें मूवमेंट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ये उसको आगे की तरफ बढ़ा नहीं पाता स्पर्म को, जिसकी वजह से वो एग तक नहीं जा पाता और फर्टिलाइजेशन नहीं होता, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। इसीलिए हेड का भी नॉर्मल होना कंपल्सरी है, मिड पीस का भी नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी होता है, और टेल का भी यानी पीछे निचला पार्ट का भी नॉर्मल होना बहुत ही ज़रूरी होता है नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए। तो ये मॉर्फोलॉजी होना हो गया, मतलब मोर देन 4% होना ज़रूरी है। अब सेकेंड जो होता है मोटिलिटी, यानी वो कितना मोटाइल है, कितना एक्टिव है। मोटिलिटी जो होती है मोर देन 32% होना कंपलसरी होता है, लेकिन अगर लेस देन 32% है तो ऐसी कंडीशन में भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। ये मोटिलिटी हो गया। अब थर्ड जो होता है कंसंट्रेशन, यानी कितना वॉल्यूम होगा, स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए नॉर्मली कंसीव होने के लिए। तो सबसे पहला जो इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं सीवियरिटी के अकॉर्डिंग। नॉर्मल जो होता है मोर देन 40 मिलियन पर इजैकुलेट होना चाहिए नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए, या तो फिर 15 मिलियन पर ml होना चाहिए नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए। लेकिन अगर लेस देन 40 मिलियन पर इजैकुलेट है या लेस देन 15 मिलियन पर ml है, तो ऐसी कंडीशन में भी नॉर्मली प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, उसको हमें सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है। अब सीवियरिटी के अकॉर्डिंग हम सप्लीमेंट्स देते हैं या डाइट के ज़रिए से हम ट्रीट करते हैं। अब इस कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। सीवियरिटी के अकॉर्डिंग सबसे पहला जो होता है अगर 10 मिलियन टू 20 मिलियन स्पर्म पर ml है तो इसको माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। तो अगर इतना कम है तो ऐसी कंडीशन में हमें डाइट के ज़रिए से, एक्सरसाइज के ज़रिए से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। बट अगर 5 टू 10 मिलियन स्पर्म पर ml है तो इसको मॉडरेट ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। इसमें भी सप्लीमेंट्स के ज़रिए से हम इसको बढ़ा सकते हैं। और अगर 0 से 5 मिलियन स्पर्म पर ml है तो इसको सीवियर ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। इसमें हमें और दूसरी जांच की भी ज़रूरत पड़ती है कि क्यों इतना कम है, कोई हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ है या फिर कोई दिक्कत है जिसकी वजह से ही इतना कम बन रहा है। या तो फिर अगर 0 टू रेयर स्पर्म है तो ऐसी कंडीशन में उसको क्रिप्टोजोस्पर्मिया कहते हैं। और अगर 0 है यानी बिल्कुल भी स्पर्म काउंट नहीं है, बिल्कुल भी स्पर्म नहीं है उसके अंदर, तो उसको एजोस्पर्मिया बोलते हैं। तो ये सब अगर सीवियरिटी के अकॉर्डिंग हम अगर अगला जांच कराते हैं, लेकिन अगर बहुत ही थोड़ा बहुत कम है, 10 मिलियन 20 मिलियन है, तो इसमें किसी और जांच की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ दिन हम मेडिसिन या सप्लीमेंट से, डाइट के ज़रिए से ट्रीट करते हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी बढ़ता नहीं है तो फिर उसके आगे हम दूसरा स्टेप देखते हैं, उसमें हार्मोनल जाँच होता है।
अब अगर तीनों में भी तीनों कम है, यानी मॉर्फोलॉजी भी लेस देन 4% है और मोटिलिटी भी लेस देन 32% है एंड कंसंट्रेशन भी लेस देन 15 मिलियन पर ml या 40 मिलियन पर इजैकुलेट से कम है, तो ऐसी तीनों कंडीशन को हम ओलिगोएस्थेनोटेरेटोजोस्पर्मिया बोलते हैं। अब इसका हम ट्रीटमेंट देखेंगे कि कितना होगा, तो हमें किस तरह की ट्रीटमेंट देनी चाहिए। अब हम ट्रीटमेंट देखेंगे कि अगर लेस देन 15 मिलियन पर ml या लेस देन 40 मिलियन पर इजैकुलेट है, तो ऐसी कंडीशन में हम ट्रीटमेंट क्या देंगे। तो सबसे पहले तो पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे। अगर वेट ज़्यादा है तो BMI उनका ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले वेट लॉस कराना है। सेकंड जो होता है रेगुलर एक्सरसाइज कराना है। थर्ड जो होता है जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है, पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है, ये सब बंद करना है। इसके साथ साथ अगर जैसे 10 to 20 मिलियन पर ml है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको ये सब परहेज़ के ज़रिए से, एक्सरसाइज के ज़रिए से और कुछ सप्लीमेंट्स के ज़रिए से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे आप मेरे को रेगुलर एक्सरसाइज करना है, आपको जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है, हेल्दी खाना खाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना है, और इसके अलावा जो होता है आपका वेट गेन अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको कंट्रोल में करना है, उसका वेट अपना कम करना है। इसके साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट लेना है, यानी जैसे अगर मॉर्फोलॉजी कम है या मोटिलिटी कम है, तो ऐसी कंडीशन में स्पर्म जो होता है बहुत ही वीक होता है, तो एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि हमारे बॉडी के हर सेल्स में ऑक्सीडेशंस होते रहता है, जिसके नतीजे में फ्री रेडिकल्स बनते हैं और जो कि सेल को डैमेज करते हैं, इसी तरह स्पर्म को भी डैमेज करते हैं, उसकी मोटिलिटी को कम करते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी को कम करते हैं, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब रहता है। तो ऐसी कंडीशन में एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट लेना है और ऐसे डाइट लेना है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी मिकदार में हो, और इसके ज़रिए से हम ट्रीट कर सकते हैं। बट अगर इसका तो मेन 3 मंथ का कोर्स होता है, क्योंकि ये प्रोसेस जो होता है स्पर्म बनने का वो 0 से स्टार्ट होकर 3 मंथ लेता है पूरा मैच्योर स्पर्म बनने में। तो इसमें कोई जल्दी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट जो चल रहा है वो कंप्लीट एंड रेगुलर पूरा 3 मंथ तक आपको डाइट लेना है, अच्छे से एक्सरसाइज करना है, उसके साथ साथ आपको वेट मेंटेन करना है, एंड जो सप्लीमेंट दिया जा रहा है उसको आपको कंटिन्यू रेगुलर खाना है। डाइट में जैसे आपको मॉर्निंग में सबसे पहले एक्सरसाइज करना है, उसके बाद बॉइल्ड एग खाना है, मिल्क पीना है, एंड डार्क चॉकलेट जो होता है उसमें भी बहुत ही ज़्यादा काफ़ी मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही हेल्दी होगा और फ़ायदेमंद होगा। तो डार्क चॉकलेट आप ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। इसके अलावा बनाना खाना, उसमें पोटेशियम होता है, एंड फिश ज़्यादा से ज़्यादा खाना है, क्योंकि उसमें सेलेनियम होता है जो कि स्पर्म के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ग्रीन वेजिटेबल्स खाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा नट्स खाना है एंड स्प्राउट्स खाना है। अगर ये पूरा रूल आप रेगुलर 3 मंथ तक फॉलो करते हैं तो 90% तो इसमें नॉर्मल लेवल में आ जाएगा स्पर्म काउंट, अगर दूसरा कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है तो। बट अगर इसके बाद भी अगर आप 3 महीने तक कंटिन्यू रेगुलर पूरा एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेट मेंटेन कर रहे हैं, अगर वेट ज़्यादा है तो उसको लूज़ कर रहे हैं, और इसके साथ साथ डाइट आप अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं, तो और इसके बाद भी आपको आपका नॉर्मल स्पर्म काउंट नहीं आ रहा है, 3 मंथ के बाद रिपोर्ट कराने के बाद सेम ही आ रहा है या उससे कम हो रहा है, तो फिर आपको हार्मोनल जाँच करा लेना चाहिए। हार्मोनल जाँच में जो होता है सबसे पहले तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जांच होता है, क्योंकि मेल हार्मोन है जो कि स्पर्म के लिए, स्पर्म को बढ़ाता है, स्पर्म को नॉर्मल लेवल में रखने के लिए बहुत ही बड़ा इसका रोल होता है। इसके अलावा जो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि एक फीमेल हार्मोन है बट मेल में भी लो लेवल में होता है। अगर इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, नॉर्मल वॉल्यूम से बढ़ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में इसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है वो लो होने लगता है और इसकी वजह से भी स्पर्म काउंट डिस्टर्ब होता है। इसके अलावा जो होता है FSH हार्मोन, LH हार्मोन, जो कि स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करने में, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो स्पर्म को बनाने में हेल्प करता है। तो ये चारों हार्मोन का जांच करने के बाद अब इस पे डिपेंड है कि इसमें रिपोर्ट आपका क्या आ रहा है। मोस्टली जो होता है अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो ऐसी कंडीशन में प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़रूर बढ़ा होता है, और प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो बहुत ही ईजिली नॉर्मल लेवल में आ जाता है। 3 से 4 टैबलेट्स खाने के बाद वो नॉर्मल लेवल में आ जाएगा, और उसके बाद खुद ब खुद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो बढ़ने लगता है। इसके अलावा आपको थायराइड हार्मोन का भी जाँच कराना है। अगर वो नॉर्मल है तो ऐसी कंडीशन में आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कोई टेस्ट का। अब इसके बाद ही आपका इसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट हो जाता है। सब हो गया सीमेन के बारे में, उसका टेस्ट
कैसे कैसे होता है, उसका नॉर्मल वॉल्यूम क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मतलब सीवियरिटी के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये सब पूरा डिटेल में हो गया। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे फीमेल हार्मोन में जो जो जांच होता है और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा और उसका नॉर्मल वॉल्यूम क्या होगा, ये सब डिटेल में हम आगे की वीडियो में अब फीमेल के हार्मोन के बारे में देखेंगे। थैंक यू।